स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सिविक्स जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फेडरलिज्म। हिंदी में इसे कहा जाता है संघवाद। और फेडरलिज्म होता क्या है ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, और इंडिया में फेडरलिज्म है नहीं है क्या है सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, जो एक सरकार होती है, उसके टाइप्स, सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं। तो एक होता है यूनिटरी सिस्टम। बिकॉज देखो, आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए, तो पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्यों नहीं है? मेरे भाई इसलिए नहीं है बिकॉज पहले हम ये समझते हैं ना कि फेडरलिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो हमारे देश है उनमें गवर्नमेंट जो होती है वो किस टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, जो सरकार चल रही है हर देशों में, अलग अलग देशों में, तो किस तरीके की सरकार चला करती है। जैसे सबसे पहला है यूनिटरी सिस्टम, मतलब इसके अंदर जो पावर होती है ना वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अब देखो, थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होगी, जैसे हमारे इंडिया में पहले 2 टाइप की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब 3 टाइप की सरकार हुआ करती है। सबसे पहली सेंट्रल लेवल पे, उसके नीचे आती है स्टेट लेवल पे, और तीसरी आती है गांव में है तो पंचायती राज सिस्टम, और शहरों में है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। ठीक है ना? तो मेरे भाई अब जो हमारा टॉपिक है ये है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम, तो देखो हो कौन किस किस देश में रहा है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, जापान, इन जगहों पे ये यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है, जहां पर स्टेट या लोकल बॉडी जो है ना उनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है, वो सेंट्रल इंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको देखो बार बार हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो ऐसा समझ लो, आपका इंडिया देश है और उसमें जो केंद्र सरकार है हमारी बीजेपी, वो पूरे देश को रूल करे, हर एक एक इलाके में, हर लोकल लेवल पर भी, मतलब गवर्नमेंट तो हो लेकिन वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर काम करे। ये मेरे भाई यूनिटरी सिस्टम कहलाता है, यानी कि पावर का कोई बंटवारा नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में तो पावर का बंटवारा है, सेंट्रल के पास अलग पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है, सारी गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है, लोकल गवर्नमेंट जस्ट सबॉर्डिनेट है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वैसा काम करना पड़ेगा। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट फॉलो करती है ऑर्डर, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो अनरिटन या फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटी आराम से संविधान को चेंज कर सकती है एक देश के। नो सेपरेट लिस्ट ऑफ पावर्स, मतलब कोई सेपरेट पावर की कोई लिस्ट नहीं बनी हुई, सेंटर कभी भी किसी भी टाइम पावर चेंज कर सकता है। तो बड़ा अजीब सा हो गया तो, है ना। दूसरा होता है कन्फेडरल सिस्टम, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा रेयर हो गया है। इस सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्य, है ना, वो सब मिलके आते हैं और एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं। वीक सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल वीक है, सोचो, स्टेट ज्यादा ताकतवर है। ठीक है ना। अब इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज ओनली फॉर कोऑर्डिनेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई है, मेल मिलाप के लिए। जैसे मान लो 4 देश है या 4 आपस में कोई कंट्रीज है अपनी, ठीक है ना, तो उनके आपस में मान लो उन्हें मिलके थोड़ा रहना है, स्ट्रेटेजिकली कोई काम करना है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो वैसे तो उनके बीच में कोई ज्यादा खास है नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, बट स्टिल उन्होंने क्या करा, मिलके एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना ली, फॉर एग्जांपल मिलके एक सेंट्रल अथॉरिटी बना ली, लेकिन वो वीक है। जो उनके अपने खुद के देशों में है वो ज्यादा स्ट्रांग है इंडिविजुअल लेवल पर। तो इसमें क्या हुआ ना, रियल पावर तो अभी भी स्टेट के पास ही है, सेंट्रल के पास वीक पावर्स है, और आज के टाइम पे होता नहीं है। पहले यूएसएसए में था, यूएसए में सॉरी 1776 से 1789 में अंडर आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन, और फिर आज के टाइम पे मॉडर्न डे में यूरोपियन यूनियन के पास है, लेकिन ये पार्शली बहुत सिमिलर है, प्रॉपर नहीं है ये। प्रॉपर हम इसे कन्फेडरल सिस्टम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जैसे आप यूरोपियन यूनियन सुनते हो ना, जैसे सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर इकट्ठा होती है, ठीक है ना, और पाउंड्स को सपोर्ट करती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। फिर आता है मेरे भाइयों फेडरल सिस्टम। कंपैरिजन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे इंडिया का एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा, यहाँ ध्यान रखना। इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर बटी हुई होती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा तो देखो हमारे इंडिया में तो थोड़ा सा अलग है, पूरा प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है हमारे इंडिया में, जहाँ पर क्या होता है ना कि सेंटर के पास सारी पावर बराबर से बिल्कुल इक्वल बटी हो। सेंट्रल और स्टेट में ज्यादा पावर हमारे इंडिया में सेंट्रल के पास थोड़ी ज्यादा पावर होती है, लेकिन कुछ देशों में जहाँ प्रॉपर फेडरलिज्म है ना वहां पर ऐसा नहीं होता। हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि स्टेट सेंट्रल के पास थोड़ी ज्यादा पावर हो एज कम्पेयर टू स्टेट, थोड़ा सा ये होता है हमारे इंडिया में ना। अगर हम यूएसए की फेडरल की बात करें तो वह 2 लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। एक फेडरल गवर्नमेंट जो पूरे देश की होती है, वॉशिंगटन डीसी, जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप सुनते हो, कुछ भी करते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। मेरे भाई यहाँ बराबर पावर बटी हुई है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट का बंदा है और फेडरल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे, इनके पास इंडिपेंडेंट पावर है, दोनों के पास आजाद पावर है। समझ लो, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, एक दूसरे नहीं है, एक दूसरे पे इतनी ज्यादा खास डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत फ्रीडम है दोनों की। लेकिन इंडिया में ऐसा प्रॉपर नहीं है, इंडिया में फेडरलिज्म है
फेडरलिज्म जहां एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है इंडिया में है, लेकिन इंडिया में प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है, इंडिया में कहलाता है काशी फेडरलिज्म, जो भी आगे पढ़ाऊंगा। जो हमारा यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 में लिया था, और वहां पे क्लियरली कहा गया था कि फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाएंगे और प्रॉपर पावर का डिवीजन होगा, और ये सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड में, ध्यान रखना। और जो पावर्स होती है उसके अंदर डिफाइन करी है अच्छे तरीके से, वो प्रोटेक्ट करी गई है, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ पावर, अगर पावर के हम डिवीजन की बात करें तो फेडरल पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना वो कंट्रोल करती है क्या क्या, डिफेंस, करेंसी, फॉरेन का ट्रेड, ये सारी चीजें। स्टेट पावर स्टेट गवर्नमेंट को संभालती है, इसमें पुलिस, एजुकेशन, लोकल लॉज कोई होगा अपने स्टेट वाइज उस, और शेयर्ड पावर जहां पर दोनों ही मिलके चीजों का बंटवारा करते हैं, इसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। टैक्सेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मेरे भाइयों डिवीजन ऑफ पावर में अगर हम 3 तरीके की पावर पढ़ें तो इस तरीके से थोड़ा चलता है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो ध्यान रखना, हम लोग यूएसए एक फेडरल कंट्री की बात कर रहे हैं जहां 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर का डिवीजन है, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गार्जियन के तौर पर काम करता है संविधान का, ठीक है ना, जो सारे सेंट्रल स्टेट के बीच में, क्योंकि देखो यहाँ डिस्प्यूट होने ज्यादा हो सकता है कि यहाँ डिस्प्यूट अच्छे से हो जाए, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो सेंट्रल और स्टेट में पावर बराबर बटी हुई है। मान लो कोई भी प्राइम मिनिस्टर या सॉरी उस तरफ जो भी प्रेसिडेंट होगा या जो भी मेन सेंट्रल लेवल पे लीडर होगा, वो कोई भी डिसीजन लेना चाहेगा, तो स्टेट वाला हो सकता है कहीं भाई हमारे यहाँ क्यों लागू कर रहे हो, हमें नहीं करना ये वो, तो डिस्प्यूट ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बराबर इंडिपेंडेंसी है। इंडिया में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इंडिया में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है, इंडिया में थोड़ा ज्यादा पावर है सेंट्रल के पास, काशी फेडरलिज्म है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है, दोनों बराबर टैक्स से पैसा बांटते हैं, ठीक है ना। बाकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेनेट, यूएस सेनेट मतलब अपर हाउस जो होता है कांग्रेस का, हर स्टेट का जो हाउस ऑफ कांग्रेस मतलब इनका पार्लियामेंट है, जैसे अपना पार्लियामेंट है वैसे इनका अपर हाउस है कांग्रेस का, और हर स्टेट जो बड़ा हो चाहे छोटा हो सबके पास बराबर रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कैलिफोर्निया और अलास्का बोथ हैव द 2 सेनेटर्स, तो सबके पास अपना चाहे जो भी हो सबके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे क्या होता है बैलेंस बना रहता है हर स्टेट में डिसीजन लेने में, ठीक है ना। बाकी इसमें देखो थोड़ा बहुत कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और 50 स्टेट है मेरे भाई इसके बाद, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 1789 में लिखा था, डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली मेंशन कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो डिस्प्यूट संभालता है सारे, ठीक है ना, और इक्वल पावर है सारे, समरी है। बाकी इससे बहुत अच्छा ये चार्ट है, इससे पक्का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा बहुत देख लेना ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज जहाँ फेडरलिज्म चलता है। कनाडा हो गई, यूएसए हो गई, ब्राजील हो गया, ठीक है ना, और बेल्जियम, स्पेन, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। बाकी अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका और इथियोपिया, ठीक है ना, ये कुछ देश हैं जहाँ पर फेडरलिज्म अपना रखा है, फेडरलिज्म पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, यहाँ पर नाम का है, ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री रूल चलता है नाम का, ऐसे और भी जगह है फेडरलिज्म, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें इंडिया में और यूएसए में, तो फेडरलिज्म में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम संघवाद पढ़ रहे हैं, इंडिया में भी तो फेडरलिज्म होता होगा। देखो इंडिया के अंदर पावर जो होती है ना वो, देखो फ़र्क समझना, पावर कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू सेंटर एंड स्टेट, संविधान में जो पावर है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, यहाँ पर स्टेट ने क्रिएट करा है सेंटर को बाय फॉर्मिंग अ यूनियन। देखो ऐसा हुआ है, 4-5 स्टेट्स हैं, उन्होंने कहा यार सारे आपस में मिलते हैं और मिलके फेडरलिज्म लाते हैं, हम 4-5 मिलके एक देश बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर जगह तो कैलिफोर्निया, टेक्सास, हर जगह अपने अपने अलग अलग वो है, लेकिन सब मिलके एक तरीके से क्या बनाए आपस में, फेडरलिज्म बनाए। और एक है कि संविधान ने पूरा देश है और उसको अलग अलग हिस्सों में स्टेट्स बांटा, फर्क है इसमें, इसीलिए तो हम ज्यादातर पावर जो है ना हमारे पास होल्ड कर रहे हैं, फर्क समझ रहे हो आप। नेचर ऑफ यूनियन की बात करें तो ये इंडिस्ट्रक्टिबल है यूनियन, ठीक है ना, विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज, मतलब पूरा देश जो है ना उसके अंदर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं, मतलब पार्लियामेंट ऐसी है जो कल को स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकती है। बहुत सारे स्टेट्स बने आपने देखा होगा है ना, इवन 2000 के बाद जब जाके उत्तराखंड यूपी अलग हुआ है ना, और इसमें क्या है, ये इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, मतलब इनका परमानेंट स्टेटस है, इसमें तो स्टेट मिलके एक पूरा देश बने है ना, तो फिर ये तो अलग नहीं हो सकता है ना। बाकी फेडरलिज्म की बात करें तो इंडिया में जो है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होती है और डुअल फेडरलिज्म में दोनों ही बराबर है,
दोनों के पास बराबर पावर होती है, मैंने आपको बता ही दिया, इसीलिए इसको थोड़ा काशी फेडरलिज्म कहा जाता है इंडिया में। बाकी इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, और बाकी इसमें पावर क्लियरली सेपरेट कर रखी है सेंटर और स्टेट के बीच में। सिटीजनशिप तो इसमें सिंगल सिटीजनशिप है, इसमें डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब आपको एक स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी है और यूएस की सिटीजनशिप अलग से होनी चाहिए। अब सोचो ये खतरनाक सीन है ना। इंडिया में तो भाई, इंडिया में आपको भारत की नागरिकता अगर आपको मिल गई तो आप कहीं भी रहो, यूपी में रहो, बिहार में रहो, पर यूएस में ऐसा नहीं है, आपको वहाँ स्टेट की सिटीजनशिप मिलेगी और फिर यूएस सिटीजनशिप मिलेगी, दो अलग अलग सिटीजनशिप मिलती है आपको। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो पार्टली फेडरल है और पार्टली यूनिटरी है, मतलब काशी फेडरल है। यूनिटरी क्यों, कहीं कहीं पे हम सेंट्रल को ज्यादा पावर देते हैं और कहीं कहीं पे हम इक्वालिटी रखते हैं, लेकिन ये तो स्ट्रिक्टली फेडरल है मेरे भाई, है ना। जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सारे सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट में होता है, इसमें भी लगभग सेम ही है, ठीक है ना। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे की बात करें तो देखो सेंटर के पास ज्यादा पैसा आता है, स्टेट थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है सेंटर पे, कंपैरिजन पे कर रहे हैं तो ये बात करेंगे, अदरवाइज तो पैसा दोनों को मिलता है, लेकिन यहाँ तो बराबर पैसा मिलता है। और अमेंडमेंट, अगर कानून में कोई बदलाव लाना हो तो सेंट्रल ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और यहाँ पे तो स्टेट से अप्रूव करना पड़ेगा अगर आपको कोई कानून में बदलाव लाना है तो अमेरिका के अंदर। बाकी इमरजेंसी पावर की बात करें तो सेंट्रल कैन टेक फुल कंट्रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो सेंट्रल पूरा देश संभालता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकते, फिर इसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती। अभी जो आप क्या कहते हैं, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा यूएसए की अपनी कैपिटल है वॉशिंगटन, अभी इसमें से कोई एक सिटी थी, एक स्टेट था जहाँ पर, नाम भूल गया, शायद वॉशिंगटन ही हुआ, जहाँ पर कोई एक स्टेट था जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी थी, तो ऐसे नहीं लगा सकते पर हाँ लगा दी थी, वो उस जो स्टेट है जहाँ पर खुद स्टेट गवर्नमेंट पूरा होल्ड करती है वहाँ पे लगा सकते हैं, तो इमरजेंसी लगा दी थी, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बाकी इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में काशी फेडरलिज्म है, मतलब पावर जो है वो सेंट्रल स्टेट की तरफ बांट रखी है, लेकिन सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया है ना। बाकी आगे चलें, इंडिया के पास एक फेडरल सिस्टम है, बट ध्यान रखना फेडरलिज्म जो है ना वो जब संविधान में यूज नहीं किया गया, मतलब जब संविधान लिखा जा रहा था तो वहाँ वर्ड फेडरेशन, सॉरी सॉरी माफ करना, जो वर्ड है फेडरेशन वो यूज नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिस्क्राइब करता था कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब मिलके यूनियन ऑफ स्टेट है वो, ऐसा डिस्क्राइब करता था। इसका मतलब फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट, द सेंटर इज वेरी पावरफुल, मतलब उन्होंने ये दिखाना चाहा कहीं ना कहीं, फेडरल सिस्टम पूरा लिखा नहीं है, ठीक है ना। जो वर्ड है फेडरेशन, मतलब हालांकि हम फेडरल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड है फेडरेशन वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया, और वो डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका मतलब ये होता है कि फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट, द सेंटर इज पावरफुल, मतलब सेंटर पावरफुल है, ये चीज उसमें दिखाई गई है, ठीक है ना। बाकी बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी से थोड़ा बहुत अगर हम समझे तो आपको पता है, देखो बेल्जियम में पावर शेयर कर दी थी टाइम से, तो वहां पे कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। और श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई क्योंकि दो टाइप के लोग थे, पावर को वहां पे भी डिवाइड करना चाहिए था, अगर पावर डिवाइड नहीं करते तो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कम होती, तो वो लड़ाइयों से बच जाते हम लोग, ठीक है ना, मतलब वो लोग, हम लोग क्या। तो बेल्जियम जो है ना उसने अपने आप को डाइवर्स पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा है, इन्होंने कहा यार सबको बराबर हक मिलना चाहिए, और हम लोग लैंग्वेज, देखो इंडिया में भी ये चीज आप पढ़ोगे, उन लोगों ने ना लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को डिवीजन कर दिया, जिस स्टेट में जैसे ज्यादा ज्यादा लोग उसमें वहां वहां चीजों को वो बढ़ावा दिया, कल्चर सब चीजों पे ध्यान दिया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, श्रीलंका में जिसकी ज्यादा आबादी थी वो लोग लीडरशिप में थे और उन्होंने अपने आप को ही आगे बढ़ावा दिया, जिस वजह से सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो गया। तो एक देश में ये नहीं होना चाहिए। ये जो चेंज आया था वो 1993 में था, और एक रीजनल गवर्नमेंट जो थी ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे दी थी, और अब वो डिपेंडेंट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, इसलिए बेल्जियम जो है ना वो एक यूनिटरी से फेडरल गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया था। लेकिन श्रीलंका ने यहाँ पर उल्टा सीन करा था, जिस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम प्रॉपरली चलेंगे बेटा फेडरलिज्म पे कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर पावर जो है ना वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, मतलब फेडरलिज्म एक ऐसी तरीके की सरकार होती है जहां पर जो पावर है ना उस पावर को बांट दिया जाता है सेंटर, और बाकी छोटे छोटे यूनिट जो होती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है हमारे देश की, उनमें पावर्स को बांट दिया जाता है। इंडिया के अंदर दो तरीके की होती हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है जैसे हम स्टेट कहते हैं, जैसे राजस्थान, केरला यूनियन, और उसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज होती है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें होती है। बाकी अगर हम बात करें कि ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होता है, जैसे यहाँ पर है ना सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये क्या होती है इस पे बात करते हैं। तो मेरे भाई सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल अथॉरिटी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जैसे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कहा जाता है पूरे देश की।
इंडिया के अंदर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो दिल्ली के अंदर लोकेट होती है, दिल्ली पे बैठती है सारी अपना ये सेंट्रल गवर्नमेंट, और पूरे देश का सारा मैटर सुलझाती है। बाकी एग्जांपल अगर हम बात करें सेंट्रल अथॉरिटी की पावर्स की, तो जैसे सेंट्रल अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर आती है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर हो गया मेरे भाई, करेंसी नोट छापने हो, रेलवेज चलाना हो, नेशनल हाईवेज, यानी कि सारी बड़ी बड़ी समस्याएं जो पूरे देश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको संभालती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन अपने अपने इलाकों पे डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, जैसे पंजाब, केरला, तमिलनाडु, इनकी अपनी खुद की एक सरकार होती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और ये अपने देश में अपने खुद के राज्य में पुलिस, एग्रीकल्चर अगर वहाँ हो रहा है तो पब्लिक हेल्थ, स्टेट ट्रांसपोर्ट, लैंड लॉज, जो भी स्टेट वाइज डेवलपमेंट या जो भी उसको चलाना है वो सारे ये संभालते हैं। फेडरलिज्म की अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला क्या है कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म में, एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और इंडिया की बात करें तो लोकल लेवल भी होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या कह रहा है, जुरिस्डिक्शन जो है ना उसको स्पेसिफाई कर रखा है संविधान में, क्या कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना एक एरिया ऑफ पावर होता है जो कि क्लियरली संविधान में लिखा हुआ है, और इसी को जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब जो भी सरकार है उसके पास अपनी अपनी खुद की एक पावर लिखी हुई होगी। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट की हम बात करें तो दैट मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, इन सब पे लॉज बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पुलिस, एग्रीकल्चर, तो मतलब सबका ना जुरिस्डिकेशन है, जुरिस्डिकेशन एक स्पेसिफाइड कर रखा है, मतलब सबके अपने काम कानून के स्पेसिफाई कर रखे कौन सा सरकार क्या क्या काम कर सकती है। जैसे दोनों क्या क्या काम कर सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट पे काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे, जंगल पे, शादी पे, तो इस पे कोई लॉ बनाने पड़ेंगे तो दोनों मिलके बना सकते। तो जुरिस्डिकेशन क्या है, ऐसा एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो पावर है लॉ बनाने की, डिसीजन लेने की, मतलब जुरिस्डिकेशन वो एरिया जहाँ पे आप अपने पावर देख रहे हो कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मेरे पास क्या क्या इस देश में कानून लागू करने के पावर है, वो सारी चीजों का ध्यान देना। तो मेरे भाई ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का पहला फीचर, पहला क्या, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा क्या, जुरिस्डिकेशन स्पेसिफाई है कानून के अंदर, तीसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिटन है और सुप्रीम है, उसके अंदर साफ सुथरी पावर डिवीजन दिखा रखी है, सेंटर के पास क्या पावर, स्टेट के पास। बाकी डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनी है, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से। और हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है ना, अगर हम इंडियन फेडरलिज्म की बात करें, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, मतलब जो सरकार किसको कितना पैसा मिलेगा वो सारी चीजें डिसाइड की जाती है फेडरलिज्म में। और डुअल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में जरूरत नहीं है उसकी, जैसे आपने पढ़ा कि यूएसए में आपको अलग से दो दो सिटीजनशिप चाहिए, एक यूएस की भी होनी चाहिए आपको और एक पर्टिकुलर स्टेट की भी आपको होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे हमारा जो जो भी कंट्रीज होती है उसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनियन और कंट्री। देखो अलग अलग स्टेट, जैसे अमेरिका का थोड़ा हमने एग्जांपल की बात करी, प्रॉपर अमेरिका नहीं कहेंगे पर हाँ कह सकते हो आप, जहां पर स्टेट्स इंडिपेंडेंटली आ रहे और मेरे भाई आके वो मिलके एक यूनियन बना रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एक सेंट्रल पावर बना रहे हैं। इसमें जो पावर्स है ना वो इसलिए ताकि वो अपनी आइडेंटिटी एक एक इकट्ठी करके बड़ी दिखा सके। जैसे यूएसए में अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में मिलकर आके इकट्ठे होकर एक सेंट्रल पावर बनाई। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, जहां पर एक कंट्री को सेंट्रल स्टेट में बांटा जाता है। जो बेस्ट एग्जांपल इंडिया, इंडिया में क्या है, पूरा देश था, तो देश को क्या करा ना कि यार देश चलाना है। अब देश चलाना है, लोगों के बीच में लड़ाई ना हो, लोगों के बीच में लड़ाई होने का चांस क्या है, लोगों के बीच में लड़ाई होने का चांस है डाइवर्सिटी, विविधताएं, और वही डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, वही डिस्क्रिमिनेशन ला सकती है। डाइवर्सिटी मतलब हर इंसान अलग अलग जात, बिरादरी, धर्म, भाषा बोलता है, तो उसके हिसाब से क्या करो, एक देश को ना, पूरा देश तो नहीं बांट सकते, बंटवारा थोड़ी ना करते रहेंगे, तो पूरे देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स बांट दो। जैसे फॉर एग्जांपल केरला में केरल के लोग बांट दो ताकि वो मलयालम बोले, तो जब केरल के लोग मलयालम बोलेंगे तो वो अपना मलयालम मंत्री चुनेंगे ताकि वो उनकी बातें समझे, वहां पे पर्टिकुलर रीजन पे वो अलग से डेवलपमेंट कर सके। अब वो बंदा किसके कंट्रोल में रहे, वो फिर सेंट्रल के गवर्नमेंट कंट्रोल में रहे। तो ऐसे ऐसे हर अलग अलग इलाकों को छोटा छोटा बांट दिया, यानी कि एक पूरा बड़ा देश है छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर। और कमिंग टुगेदर, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हम इंडिपेंडेंट स्टेट मिलके एक बड़ा यूनियन या फिर बड़ा सेंट्रल पावर बना रहे हैं। तो फर्क है दोनों में, एक में छोटे छोटे मिलके एक इकट्ठा बना रहे हैं और एक में एक से ही पूरा सब बट रहा है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ बात की गई है, वन बिग कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर, है ना, लेकिन स्टेट्स को जो है ना बराबर पावर नहीं मिलती। बाकी कुछ स्टेट्स जो हैं जिनके पास एक स्पेशल स्टेटस हो सकता है वो अलग चीज है। एग्जांपल काशी फेडरलिज्म, ये अपना अलग चीज है।
बाकी अगर हम बात करें हमारे इंडियन फेडरलिज्म, भारत के जो संघवाद है भारत के अंदर, उसमें जो पावर शेयरिंग है उसमें 3 लिस्ट में पावर शेयर कर रखी है। एक यूनियन लिस्ट होती है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट संभालती है, और एक होता है अपना तीसरा लिस्ट जो होता है वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीन दोनों मिलके देखते हैं। इसके अलावा एक और होता है जो हम समझेंगे। बाकी ये जो सिस्टम है इसको मेंशन करा गया आर्टिकल 246 के अंदर 7वें शेड्यूल में, तो ये याद रखना, ये जो लिस्ट वाला सीन है ये 246 आर्टिकल 7वें कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले बनती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या कहती है? कहता है ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। इसके अंदर सारी वो चीजें लिखी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल है, कोई दूसरी सरकार नहीं संभालेगी। देश का डिफेंस, ठीक है ना, देश की करेंसी नोट पैसे, देश का फॉरेन अफेयर, ठीक है ना, मतलब बाहर से क्या पैसा आ रहा है, क्या कैसे रिलेशंस है, रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी, ये सारी चीजें, ठीक है ना। नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसके अंदर 97 है। बाकी यूनियन गवर्नमेंट अकेले मिलके लॉ बनाती है जो भी यूनियन लिस्ट से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद मेरे भाई स्टेट लिस्ट आ जाता है। सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, दी सब्जेक्ट आर लोकल और स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस। इसमें मतलब ऐसी जो सिर्फ राज्य के पर्टिकुलरली चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे उस राज्य की पुलिस के बारे में थोड़ा ध्यान दिया, पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना, जैसे जनगण, मतलब जो भी होता है क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली में बने हुए हैं ना, दिल्ली में अलग अलग डिस्पेंसरी टाइप, समझ रहे हो, डिस्पेंसरी होती है ये सब चीजें, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट सारा काम संभालना जो स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट अप्रॉक्स 66 है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट अकेले जो है ना वो लॉ बनाती है, ठीक है ना, अपने आप को स्टेट लिस्ट में जो भी उनके सारे कंट्रोल है उन सबको ध्यान देते हुए। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बना सकती हैं। एजुकेशन के ऊपर बना दिया, फॉरेस्ट के ऊपर बना दिया, मैरिज एंड डाइवोर्स पे बना दिया, एडॉप्शन किसी का, बाकी ट्रेड यूनियन इस पे। बाकी अगर बोथ सेंटर एंड स्टेट मेक लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट, conflict arise this the law by the union government prevails। तो वही देखो एक चीज है ना कि अगर लिस्ट क्लियर ना हो किसको क्या बनाना क्या है, कंफ्लिक्ट होंगे, बोलेंगे ये तुम बनाओ, ये हम बनाए, ये तुमने क्यों बना दिया, हम, इस तरीके से चीजें चलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है रेजिडरी सब्जेक्ट। जो बेटा 3 लिस्ट तो अपन ने पढ़ ली। इसके बाद एक अगला टॉपिक है जो कह रहा है मेरे भाई रेजिडरी सब्जेक्ट ओनली सेंटर, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो इंक्लूड नहीं है इन तीनों लिस्ट में, तो फिर उन्हें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। क्योंकि अब देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, साइबर सिटी, स्पेस रिसर्च, एआई, है ना, ये सारी चीजें नई नई आई है, तो इनको कौन संभालेगा, इन पे कौन कौन नए रूल्स बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना इन पे नए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट क्या कहते हैं, सेंट्रल यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट सेंटर स्टेट मिलके बनाते हैं, और ओनली सेंटर बनाता है रेजिडरी पावर, जैसे कि साइबर लॉ, एआई, स्पेस रिसर्च, ये सब चीजें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज अ स्पेशल स्टेटस। भाइयों जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पेशल स्टेटस, यहीं से स्टार्ट करना है ना हमें। तो देखो आपको याद होगा हम 4-5 टाइप की लिस्ट पढ़ चुके थे, अगर आपको याद होगा। यूनियन लिस्ट हमने पढ़ ली थी बेटा, स्टेट लिस्ट हमने पढ़ ली थी, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ ली थी हमने। फिर हमने एक ऐसी लिस्ट पढ़ी थी जो तीनों में ही नहीं आती हैं, इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे साइबर सिक्योरिटी, स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सिर्फ सेंटर ही संभालता है, ये किसी के तहत नहीं आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, दैट व्हाट इज स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस क्या है? कहता है स्पेशल स्टेटस मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं या इलाके हैं जिनको एक्स्ट्रा पावर या प्रोटेक्शन या ऑटोनॉमी दी गई है जो बाकी स्टेट्स के पास नहीं है। अच्छा, ये इन्हें जो पावर आपने दी है या स्टेटस जो भी दिया है, ये इनकी कंडीशंस के हिसाब से दिया है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कहता है कुछ इंडियन राज्यों को स्पेशल पावर या जो अधिकार दिए गए ना वो उनके हालातों की वजह से दिए, यूनिक हालात। क्या, या तो हो सकता है कुछ उनका ऐतिहासिक कारण रहा हो, ठीक है ना, या फिर उनकी कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन, ऐसी जगह पर वो चीजें स्थित हो, तो या फिर उनके अंदर कोई कल्चरल या सोशल बदलाव हो। जैसे मैंने आपको बताया था झारखंड या छत्तीसगढ़ की बात मैंने बताई थी कि छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से बिकॉज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, तो उसका अलग होना। या बेटा पॉलिटिकल एग्रीमेंट, जैसे ट्रांसफर, चीजों को जुड़ जाना या उनके बीच में कोई संधि बैठ जाना, ट्रीटी मतलब सेटलमेंट हो जाना। तो इन सब कारणों की वजह से कुछ राज्य या कुछ जगहों को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। अच्छा, उसमें जो वो जो पावर मिलती है उन्हें, जो स्पेशल स्टेटस मिल रहा है, वो हमारा कानून पार्लियामेंट्री के थ्रू या फिर हमारा कानून उन्हें पावर दे रहा है। ऐसा नहीं कि खुद से हम बना रहे हैं, और बना भी रहे होंगे तो चीजें चल रही होंगी अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन के वाइज। हम समझेंगे कि करके क्या क्या पावर मैं कह रहा हूँ। जैसे अब हम वो रीजन के ऊपर ही बात करते हैं कि स्पेशल पावर हम दे रहे हैं, यानी कि एक किसी को अलग से कुछ स्पेशल ट्रीट करना, वो क्यों? एक कहता है ज्योग्राफिकल वजह से। कुछ स्टेट जो है ना वो हिली, पहाड़ी इलाकों में है, जंगल के इलाकों में है, या बॉर्डर के इलाकों में है, जहां नॉर्मल तरीके से सरकार चलाना आसान नहीं है, नॉर्मल तरीके से।
एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनके पास माउंटेन है, फॉरेस्ट है और इनकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लोग समझते हो ना थोड़े, ठीक है ना, जो पहले जंगलों में रहा करते थे, फिर वैसे है ना, जो अपना एक एथनिक है ना डाइवर्सिटी देखते हैं। तो एक कारण हो गया ज्योग्राफिकल जगह, दूसरा कारण हो गया बेटा कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां अलग से यूनिक ट्राइबल कल्चर चलता है या अलग लैंग्वेज चलती है, कस्टम चलता है, उन प्रोटेक्ट करना उन आइडेंटिटी को, इसीलिए उनको अलग से लैंड राइट दे देते हैं या ऑटोनॉमी देते हैं कि तुम अपना कानून अपनी जगह के हिसाब से मना लो। जैसे मैं समझाता हूँ, नागालैंड है, नागालैंड का अपना खुद का जो है लॉ बना हुआ है अपने रिलीजन, धर्म और जमीन के आधार पर, ठीक है ना। अब अगर नागालैंड को मान लो किसी और स्टेट के साथ एक पावर में कंबाइन कर दिया, तो ये डिमांड करेगा कि हमें इससे अलग करो, क्योंकि इसके कानून या इसके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है हमारे जो है सबके अंदर भेदभाव है, चीजें अलग है। जिसे देखो बेटा कुछ चीजें तो ऐसी जिसके बेसिस पे हम अलग नहीं कर सकते, है ना, जैसे ईद हो गई या दिवाली हो गई, तो पूरा इंडिया में छुट्टी होती है, क्योंकि आपको इकट्ठा भी तो रखना पड़ेगा ना लोगों को, अगर आप अलग करते रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मिजोरम की अगर हम बात करें तो वो प्रोटेक्ट करती है ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो मिजोरम में क्या अपना खुद का अपना ट्राइबल कस्टम या अपना पुराना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जिस वजह से मिजोरम को एक अलग से राज्य बनाया गया, ठीक है ना। और कुछ हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल एग्रीमेंट रहे हैं उन जगहों पर, हिस्टोरिकल मतलब कुछ इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हुई हो या लोकतंत्र पॉलिटिकल तरीके से कुछ चेंजेस अगर रहे हो। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं कुछ ट्रीटीज के थ्रू या स्पेशल एग्रीमेंट के थ्रू। परफेक्ट एग्जांपल सिक्किम, सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, सिक्किम इंडिया का पार्ट ही नहीं था। 1975 के अंदर ट्रीटी के तहत वो इंडिया में मर्ज हुआ है। तो सोचो सिक्किम तो इंडिया का पार्ट ही नहीं हुआ करता था, अब जाके वो इंडिया का पार्ट बना है। और आपको मैं एक बार बताता हूँ, एक सेकंड, अगर मेरे पास पड़ा है तो, कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया लोकेटेड इन सिक्किम। इसका मतलब 1975 तक इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वो इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है ना। कितनी हाइट है उसकी? 8598 मीटर्स, और ग्रेटर हिमालय जो हमारा हिमालय है उसका थर्ड पीक था। बाकी एक और थोड़ा सा बता देता हूँ, K2 जो था ना, K2 एक जगह है K2 जो 8111, अब देखो ये इससे भी बड़ा है, ये तो 8598 है, ये हाइयर है कंचनजंगा से, लेकिन इसे काउंट नहीं करा जाता इंडिया का सबसे क्या कहते हैं बड़ा माउंटेन K2 को। क्यों? क्योंकि ना ये POK में आ जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए ऑफिशियली इंडिया का हाईएस्ट कंसीडर जो हाईएस्ट पीक माना जाता है वो कंचनजंगा का। और एक और ध्यान रखना, K2 जो है ना, जो हम पढ़ रहे हैं K2, वो ध्यान रखना K2 ना एक्चुअल में हिमालय का भी नहीं है, हिमालयंस का पहाड़ नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पहाड़ है। तो देखो यहाँ पर बाकी सेकंड हाईएस्ट नंदा देवी वो सारे हैं अपने अलग अलग। बस मुझे थोड़ा सा यही आपको बताना था। तो सोचो सिक्किम जो है वो इंडिया के साथ मर्ज ही 1975 में हुआ है, उससे पहले तो वो इंडिया का पार्ट ही नहीं था, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 2020 के आसपास, याद है जब इंडिया में लॉकडाउन से पहले थोड़े से दंगे चलते थे, थोड़ा सा प्रोटेस्ट चलते थे, है ना, सीलमपुर के आसपास, नाउ उसको रिवोक कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, क्योंकि वहां पर जो एक्सेशन कंडीशन है जब्त करने के लिए, क्या होता है ना वहां पे, जैसे आपने देखा है हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है आज के टाइम पे, मेरे ख्याल से पहले 7 थी, फिर 2 जोड़ी तो 9 हो गई थी, लेकिन एक को फिर मर्ज भी कर दिया आपस में, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया, तो 8 हमारे पास यूटीज हैं। वो 8 यूनियन टेरिटरीज का मतलब पता है क्या है? कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरीज हैं, वहां पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है वहां पे जहां गवर्नमेंट को रूल करना, खुद से कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो राजस्थान में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो हमें ये बता रही है कि यहाँ ना स्टेट गवर्नमेंट का रूल चलना सही नहीं है, यहाँ पे ना वर्ल्ड वाइड कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लो बगल में पाकिस्तान से लड़ाई कुछ हो रही है, तो हो सकता है वहां का कुछ बॉर्डर का इलाका हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, कंट्रोल में ले ले, वो फिर यूटी बन जाएगी, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरीज बिकॉज ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई। चंडीगढ़ क्यों? बिकॉज 2 राज्यों की एक राजधानी है, कौन सी? हरियाणा की भी वही है और पंजाब की भी। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। क्यों? इंडिया की ऐसी लैंड थी जो आजादी के बाद भी इट वाज नॉट ऑफ इंडिया लैंड। किसकी थी वो बता सकते हो? फ्रांस की।
फ्रांस के लोग रहते थे वहां, ये फ्रांस ने बाद में गिफ्ट कर दी कि आप संभाल लो। तो इंडिया ने उसको किस में कंट्रोल में लिया, अपने यूटी के अंदर कंट्रोल में ले लिया। तो कुछ ऐसे इलाके जहां ये चीजें होती है वहां वहां हम उसको यूटी के अंदर ले लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था पूरा, जम्मू एंड कश्मीर पूरा, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और उसको वहां पे पहले आर्टिकल 370 लगता था, जिसके तहत अब उस कानून में बदलाव लाया और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया। तो ये क्या हुआ, हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल बदलाव का, है ना, क्लियर है। बाकी कुछ कुछ स्मॉल साइज या यूनिक सिचुएशन की वजह से, जैसे यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप और अंडमान और चंडीगढ़, ये सब भी यूनियन टेरिटरीज हैं। दे आर गवर्न बाय सेंटर, नॉट लाइक फुल स्टेट। ये स्टेट के द्वारा नहीं, ये सेंटर के द्वारा चलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इलाके बहुत ज्यादा छोटे होते हैं स्टेट बनने के लिए, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें राज्य बनाया जाए, तो इसलिए उन इलाकों को मर्ज नहीं करा जाता किसी और के साथ, ठीक है ना। मतलब उन्हें मर्ज भी नहीं कर सकते। देखो जनरली प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो कोई इलाका बहुत छोटा है तो उसे यूटी नहीं बना रहे हम, तो हम क्या कहेंगे, भाई तू किसी राज्य के साथ जुड़ जा, ये कर ले। तो भैया वो राज्य के साथ भी नहीं जुड़ रहा, तो क्या करेंगे कि वे एक काम करते हैं, इसे यूटी बना लेते हैं, यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं। तो उन्हें ट्रीट करा जाता है थोड़ा अलग, है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बाकी कुछ स्टेट जो है ना वो इंजॉय करते हैं कुछ स्पेशल स्टेटस लोग, क्योंकि दे आर द एरियाज, देयर आर एरियाज दैट आर टू स्मॉल, ताकि वो इंडिपेंडेंट ना बने। मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, तो उन्हें क्या करें, मर्ज भी नहीं करते और इसीलिए उन्हें यूनियन टेरिटरी कहला देते हैं। कि ना तो हम उसे एक अलग से राज्य भी बना सकते, ना तो हम उसे अलग से एक क्या कहते हैं किसी स्टेट के साथ भी नहीं जोड़ रहे। क्यों? क्योंकि मान लो हो सकता है कल्चरल डिफरेंस हो, या वो नहीं जुड़ना चाह रहा हो वो इलाका या कुछ, तो फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, यूटी बना रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ये देखो हमने सारे पढ़े हैं बेटा ऊपर, है ना, कि या तो वो छोटे हो सकते हैं, या तो उनकी ट्रीटीज हो जाए, किसी के साथ जुड़ जाएं, ठीक है ना, जैसे सिक्किम इंडिया के साथ जुड़ गया, है ना। या फिर बेटा वो अपनी प्रोटेक्ट करना चाहते हो ट्राइबल आइडेंटिटी, वो चाहते हो कि हमें किसी और राज्य के साथ मत जोड़ो, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी अलग है, इनकी अलग है, तो वो चीज हो गई बेटा। या फिर माउंटेन्स या फिर बॉर्डर वाले इलाके पे उनको यूनियन टेरिटरीज बना देना, ठीक है बेटा। अब एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि वो स्पेशल स्टेटस जो दे रखे हमने। तो जम्मू कश्मीर का पढ़ते हैं कि आर्टिकल 370 से पहले ना, जिसको रिमूव करा था 2019 में, तो जम्मू कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी थी कानून बनाने की। अभी भी है, वहां स्टेट इलेक्शन होते हैं, अभी भी स्टेट इलेक्शन हुए थे, वहां पार्टीज जीती है, ठीक है ना। कांग्रेस के साथ अलायंसेस हुआ था, वहां की कोई जम्मू कश्मीर की पार्टी थी, ठीक है ना। और तो ये चीज हुई थी भाई, है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास वहां पे लिमिटेड पावर थी पहले, लेकिन जो स्पेशल स्टेटस जो था वो दे रखा था वो हटा दिया। अगस्त 2019 में बिल लाया था, 5 अगस्त के आसपास शायद, ठीक है ना। और उससे आर्टिकल 370 हटाया, और अब वहां पर जो जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा ज्यादा इंडिपेंडेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं जिसमें इंडिया का थोड़ा सिस्टम अलग है, इंडिया में थोड़ी पावर ज्यादा सेंटर के पास होती है, वो बाउंड्रीज वाउंड्रीज चेंज कर सकती है। तो ये चीज वहां पे ना, तो ये चीज पहले हुई थी, वहां कानून बना हुआ था, फिर अपना 370 हटा दिया वहां से, ठीक है ना। 370 हटाया तो अब वो पार्ट बन गया यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है ना। और उसके लिए बेटा ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में बकायदा कानून पास करा जाता है, तो वहां पे पूरा कानून पास करा था, कानून बनाया था, सब तरीके से हुआ था, ठीक है ना। अपोजिशन वाले अपोज करेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा, जिसमें नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, आसाम आता है। स्पेशल स्टेटस हमने इनको क्यों दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट 6 बहनें बना रखा है, बता सकते? एक 3 है, 5 है, एक रह गई बहन, बता सकते कौन सी एक बहन रह गई? एक बहन रह गई, ये 6 बहनें बना रखी है, नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेटस दे रखा है, बता सकते कौन सा रह गया? मेघालय, है ना। मेघालय में केस हुआ था, आपको पता नहीं अभी, वो शादी वाला, अरे वो भी शादी हुई थी तो वो हनीमून गए वहां पे, और फिर वहां पे देखा बंदे को मरवा दिया वो लेडीज ने, है ना। अच्छा, स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती है यहाँ पे, तो इन्हें अलग से स्टेटस ले दे रखा है, क्योंकि यहाँ ट्राइब, अब जाओ तो 6 के 6 को पूरा एक राज्य बना दो, लेकिन सारी अलग अलग ट्राइब्स कम्युनिटीज है, तो इसलिए सबको ना अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन के अलावा सबके अलग अलग कल्चर हैं और ट्रेडिशन है। इनका ज्योग्राफी भी डिफिकल्ट है, माउंटेन और फॉरेस्ट के इलाके हैं ज्यादातर। कभी कभी तो समटाइम्स ज्वाइंट इंडिया थ्रू अ स्पेशल एग्रीमेंट और ट्रीटीज, जैसे कि हम सिक्किम की बात कर रहे थे, कभी कभी तो ये इंडिया को ज्वाइन करते हैं स्पेशल एग्रीमेंट और ट्रीटीज के तहत, कुछ एग्रीमेंट बनते हैं इनके आपस में बीच में ना। बाकी स्पेशल प्रोविजन की बात करें
कुछ प्रोटेक्शन भी दी जाती है यहाँ पे लैंड और कल्चर की, कुछ सेंट्रल लॉ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। स्टेट लॉ जो है ना वो ओवरराइड कर सकते हैं सेंट्रल लॉ को सर्टेन मैटर्स में, मतलब उल्टा सीन है यहाँ पर, ऐसा सीन है जहाँ कुछ कुछ स्टेट लॉ जो थे ना वो ओवरराइड कर सकते हैं सेंट्रल लॉ को यहाँ पे। इस चीज के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कहाँ कहाँ किस किस वजह से बदलाव आता है, ये सिर्फ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कुछ कुछ ऐसे स्टेट के लॉ हैं जो सेंट्रल लॉ को भी पीछे कर सकते हैं। क्यों? अच्छा, स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ को यहाँ पीछे क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। वो चाहेंगे ना कि उन्हें पता है ना, जो वहां का लीडर होगा वो चाहेगा कि उसको पता है उसके यहाँ पे ज्यादा चीज बेहतर क्या है। लेकिन बेटा मणिपुर नाम की जो जगह है वहां पे बहुत दंगे होते हैं। यहाँ पर 3 ट्राइबल कम्युनिटीज है जिनके बीच में लड़ाइयाँ होती है। एक कुक्कू कम्युनिटी है और एक नागा कम्युनिटी है और एक और कम्युनिटी है जिनके बीच में लड़ाई होती है। तो ये जो लैंड डिवीजन है थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं। बीच में ज्यादातर जो कम्युनिटीज है ये शायद अमीर लोग हैं थोड़े से, मैं प्रॉपर देखो हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, पर मेरे को पता है ये लोग थोड़े से अमीर होते हैं, रिच होते हैं। और यह इसके बीच में ना ये सेंट्रल इलाका ना पूरा पहाड़ी के नीचे है और चारों तरफ पहाड़ है, तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग पता कैसे आते हैं? मोस्टली एयरप्लेन्स के थ्रू, फ्लाइट्स के थ्रू आते हैं, ट्रेन नहीं है। ट्रेन जाओगे तो बस से ट्रेवल हो सकता है। और ये वाले जो लोग है ना, ये वाले लोग और इनके बीच में लड़ाइयां चलती हैं। कुक्कू और पता नहीं ऐसे कुछ है, नीति या कुछ ऐसे, कुक्कू दो कम्युनिटी लड़ती हैं, बहुत भयंकर, बहुत ही बेटा असॉल्ट होता है बहुत। ये इनकी कम्युनिटीज को मारते हैं, ये इनकी कम्युनिटीज को मारते हैं, लड़कियों के साथ गलत करते हैं, बहुत भयंकर सीन है। बेचारे डरे डरे रहते हैं क्योंकि कभी भी वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, वो अलग चीज है। अच्छा, बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 370 लाया था, जहाँ स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू और कश्मीर को। जो स्पेशल स्टेटस पहले दिया गया था ना, जो वो अब हटा दिया, अमेंडमेंट कर दिया। बाकी एक आर्टिकल 371 और 371A और से लेकर 371J तक कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं डिफरेंट स्टेट को, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो ये बस एक्ट है, ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। बाकी रीजन क्या है इनको स्पेशल स्टेटस देने के, तो प्रॉपरली सबको पढ़ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का तो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कारण है, ठीक है। नागालैंड का अपना क्या सीन है, बाकी क्या क्या अधिकार दिए, अपना खुद का एक जो प्रिविलेजेस हुआ करते थे, खुद का एक कानून होता था, लिमिटेड कर दी थी सेंट्रल पावर को, लेकिन अब वो नहीं है। तो अब जब आप खुद सोचो ना, अगर एक देश यूटी का पार्ट है और एक देश मतलब एक देश के अंदर एक है यूनियन टेरिटरी और एक है स्टेट, तो आप सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है यूनियन टेरिटरी में। स्टेट से तो फिर सारे मैटर डिस्कस करने पड़ते होंगे वहां पे। तो फिर भैया इसीलिए ना यूनियन टेरिटरी बना देती है सरकार कि भैया तू खत्म, स्टेट का मैटर ही खत्म, हम संभालेंगे पूरा है। बाकी नागालैंड में ट्राइबल कल्चर की वजह से, मिजोरम और मणिपुर जो है उनका अपना सोशल डाइवर्सिटी की वजह से कुछ सेंट्रल लॉ वहां पे अप्लाई नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना। और सोशल डाइवर्सिटी मतलब सामाजिक तौर पर उनके बीच में फर्क है, ठीक है ना। ऊंच नीच हो सकती है, अलग अलग कम्युनिटीज हो सकती है। बाकी गोवा और सिक्किम में क्या साइज बहुत छोटा था इनका, ठीक है ना, या मर्जर कारण था, सिक्किम जैसे जुड़ गया था, है ना। बाकी कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत ही कम पावर एंजॉय करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ को तो स्पेशल स्टेटस दे दिया आपने, कुछ पावर भी एंजॉय कम करते हैं, मतलब है ना, हर स्टेट्स को बराबर पावर नहीं मिलती। कुछ यूनियन टेरिटरी जिन्हें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उनके पास सेम पावर नहीं है जिन्हें स्टेट की पावर होती है। अब जायज बात है, जब यूनियन टेरिटरी वो बन जाएंगी तो कुछ सोचो, ये वाले तो देखो बेटा इनको तो अलग से स्टेट दिया ना, जैसे जम्मू कश्मीर तो चलो यूनियन टेरिटरी बना दी, अच्छा टेस्ट है, हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर को तो हमने यूनियन टेरिटरी बना दी, लेकिन नागालैंड को क्या यूनियन टेरिटरी बना रखा है? नहीं, अलग से स्टेट दे रखा है ट्राइबल कम्युनिटी की वजह से। तो ये पावर ज्यादा है कम है भाई? अगर वो स्टेट बना रहे तो ज्यादा थोड़ी पावर हो जाएंगी। लेकिन मिजोरम मणिपुर ये भी सेम सीन है। गोवा सिक्किम में गोवा को थोड़ा यूनियन टेरिटरी बना दिया है ना, लेकिन पर्टिकुलरली स्टेट भी है, ठीक है ना। बाकी इससे हम आगे बात करते हैं कि कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं और उनके पास सेम पावर नहीं है, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी होती क्या है बेटा? ऐसे छोटे छोटे इलाके जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं, उन्हें पूरा स्टेट नहीं बनाया जा सकता। तो उनको गवर्न कौन करता है? ध्यान रखना बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक अपॉइंट करा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी साहब जिसे कहा जाता है, एलजी। दिल्ली का भी अपना एक एलजी है। बाकी एग्जांपल क्या है यूटीज के? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, क्योंकि बेटा अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप कौन संभालेगा कहाँ कहाँ जाके, तो ना। बाकी दादरा नगर हवेली, ये सब यहाँ पर थोड़े बहुत चीजें प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना।
बाकी आपको ज्यादा जानना है, आप खुद से पढ़ना क्या प्रॉब्लमेटिक डीपली एक एक चीज, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाने लग जाता मेरे भाइयों तो हम चैप्टर से ही भटक जाते, और थोड़ा तो चीजें रखनी है बट थोड़े थोड़े लिमिटेड। बाकी दिल्ली और पुडुचेरी का सेम क्या अलग सीन है, देखो ध्यान समझना, ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिन्हें ना पार्शल स्टेटहुड भी बना रखा है। अब जैसे ये हो गए नागालैंड, चंडीगढ़, ये तो अपने अलग अलग प्रॉपर यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन दिल्ली की बात कर लो या पुडुचेरी की बात कर लो, यहाँ अपना यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी आती है, और उसके साइड बाय साइड मेरे भाइयों आधा स्टेटहुड भी चलता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अलग से एक लेजिस्लेचर और सीएम भी बनता है, जैसे दिल्ली में आपको पता है बेस्ट। रियल पावर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है, कुछ स्पेशली मैटर्स हो जाए कुछ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस में, यानी कि दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में आती है, दिल्ली पुलिस। आपने पता है, आपने पढ़ा है कि यूनियन टेरिटरीज का कोई लेना देना नहीं होता किसी भी स्टेट की पुलिस में, लेकिन दिल्ली पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, ध्यान रखना। अब दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली हमें पता है एज अ स्टेट भी वर्क कर रहा है, और एज अ क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज भी है, तो उसकी कुछ लॉ एंड ऑर्डर अगर कुछ होगा यहाँ के, या पुलिस का जो कुछ सीन हो गया, तो वो सारा हमारी बीजेपी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। ये जो स्टेट है ना, जो इंडियन यूनियन के अंदर, इनके पास कुछ अपनी खुद से अलग पावर नहीं है, यानी कि जो दिल्ली के एज अ स्टेट जो चल रही है वो उसके पास ऐसा नहीं कि अपने पास खुद से यूनिक पावर है, नहीं। कुछ स्टेट तो स्पेशल स्टेटस भी एंजॉय करते हैं, और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो इंडिपेंडेंट है ना, और कुछ मर्ज नहीं हो सकती किसी से, तो फिर उनको अलग से जो है यूनियन टेरिटरी, मतलब अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो बेटा ये सारी बातें जो बेसिक थी मैंने आपको बताई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि जो पावर शेयरिंग हो रही है यूनियन और स्टेट के बीच में, उसे चेंज करना क्यों मुश्किल है या डिफिकल्ट है। तो तीसरा आया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो 1956 से आप तक चल रहा है। शुरुआत में जो इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज थी ना, उसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अंग्रेजों के द्वारा चीजें चल रही थी। बाद में हमने क्या करा, भाषाओं के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा, है ना। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु लोग आए, गुजरात में जो है बॉम्बे स्टेट और गुजराती स्पीकर्स है ना, तो इस तरीके से बॉम्बे स्टेट मतलब गुजरात था, वो बॉम्बे स्टेट से गुजराती स्पीकर के लिए, मतलब मैंने आपको बताया ना दोनों मिले जुले थे। हरियाणा में पंजाब से लोग थे ना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 2000 में बने हैं, ठीक है ना। ये तीन तो देखो कब जाके बाद में बने, 2000 में बने। तो मेरे भाई चेंजेस जो थे ना यूनियन टेरिटरी और स्टेट में, बदलाव आने शुरू हुए। जैसे ओवर द टाइम यूनियन टेरिटरीज धीरे धीरे बढ़ती गई हैं, इकट्ठी होती गई हैं, है ना। जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जो है ना, ये स्टेट बन गए थे, पहले ये स्टेट नहीं थे, ठीक है ना। गोवा जो था वो एक पुर्तगीज की कॉलोनी थी, और वो इंडिया का पार्ट 1961 में बनी। सोचो, पुर्तगीज के कंट्रोल में थी, और 1961 में इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। उससे पहले सोचो मैप कैसा नजर आता होगा। बाकी हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्पेशल स्टेट एक्ट लाया गया वहां पे 2019 में, अगर आपको याद होगा। उससे पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर एक स्टेट कहा जाता था, एक स्पेशल स्टेट था जो आर्टिकल 370 के तहत बनाया गया था। उस आर्टिकल 370 के अंदर बदलाव करके उस जम्मू और कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और लद्दाख को अलग कर दिया, ऐसे से अलग अलग चीजें बनाई। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बेटा आंध्र प्रदेश का था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पीपल थे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में, ये अपना खुद का स्टेट चाहते थे, तो 1953 में सबसे पहला स्टेट बना था। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बाकी भाषा के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। ये क्यों लाया गया, क्योंकि देखो लोग अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, अपना जो है ना वो अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को अपने तरीके से फॉलो करें, और रीजनल टेंशन ना आए कि यार इस इलाके में जाओ ये बोला जाए, इस इलाके में वो चीज ना आए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो फोर्स नहीं कर सकते। अगर मान लो वहां पे कोई दूसरा स्टेट में, मतलब कोई आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हो, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। बाकी कुछ स्टेट जो थे ना, वो तो कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के हिसाब से बनाए गए थे। मतलब जनरली तो हम पढ़ रहे हैं सारे किस हिसाब से बनाए गए, भाषाओं के हिसाब से, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो भाषाएं नहीं, अपने कल्चर के हिसाब से बनाए गए। जैसे नागालैंड, नागालैंड 1963 में जो है एक स्टेट बना था, ट्राइबल कल्चर और एथनिसिटी के हिसाब से, क्योंकि वहां पे वो होम था नागा ट्राइब्स का, ठीक है ना। एक ट्राइबल आइडेंटिटी बना और फुल स्टेट बना 1963 में। और मिजोरम की बात करें तो वहाँ एथनिसिटी या ट्राइबल आइडेंटिटी जिस टाइप की थी, मीजो ट्राइब्स जो थी, उनका एक यूनिक कल्चर फेस्टिवल था, तो इसीलिए पहले उसे, ध्यान समझना, शुरू में वो असम का पार्ट था, लेकिन बाद में उसे यूनियन टेरिटरी बनाया, और फिर बाद में उसे स्टेट बनाया। सोचो, पहले मिजोरम वाज अ पार्ट ऑफ असम, फिर उन्होंने बोला होगा भाई मीजो ट्राइब की हमें अपना अलग से चाहिए, फिर देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ, इट बिकम्स यूनियन टेरिटरी एंड देन इट बिकम्स स्टेट, ठीक है ना। सोचो कितना खतरनाक चीज है। मेघालय की बात करें तो खासी, गैरो हिल्स जो है ना, वहां पे एथनिक ट्राइब्स होती है वहां पे। ओरिजिनली वो मेघालय में वो पार्ट थी आसाम का, लेकिन थोड़ा बहुत उनका अलग कल्चर था, आइडेंटिटी थी, तो जिस वजह से उन्हें एक सेपरेट स्टेट बनाया 1972 में। फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो थोड़ा पहाड़ी इलाका था,
ठीक है ना, हिमालयन वाला रीजन था, तो उत्तर प्रदेश जो है ना उसे एक सेपरेट स्टेट चाहता था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नीड और लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट था उसका, इसीलिए इट बिकम अ पार्ट ऑफ it become a new state, that is उत्तराखंड, and it become the new state in 2000, ठीक है ना। फिर झारखंड की बात करें तो बिहार का पार्ट था, ठीक है ना। यहाँ पे संथल और मुंडा ट्राइबल ग्रुप्स थे, तो इन्होंने भैया अपना डिमांड करा कि यार अपने को अपना सा एक अलग स्टेट दो, ठीक है ना, अपनी अलग कल्चर है। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था, ठीक है ना, अलग ट्राइबल कम्युनिटीज, कल्चर, फेस्टिवल थे, तो ये स्टेट बना 2000 के अंदर, ठीक है ना। तो सोचो कितना मतलब चीजें बढ़ती जा रही है मेरे भाई, है ना। बाकी जो लैंग्वेज पॉलिसी लाए हम इंडिया में, ये जरूरी क्यों है? जैसे हम कहते हैं ना भारत का ऑफिशियल मतलब भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ना, ऐसा क्यों नहीं है? देखो इंडिपेंडेंस जब आई, इंडिया हैड अ पीपल स्पीकिंग मेनी डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी बोल रहे हैं, कोई तमिल बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, तेलुगु, है ना, ये अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज को पूरे देश की लैंग्वेज बना देते तो जो आइडेंटिटी और कल्चर है ना बाकियों की, वो हर्ट करती, कहते यार हमारे देश हमारी भाषाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, लड़ाई झगड़ा सब चीज हो सकती थी। इसलिए एक बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई, जहां पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा गया, मतलब सॉरी, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं रखा गया, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं बनाई गई इंडिया की, बोला जिसको भी बनाएंगे वो फिर वही वाली प्रॉब्लम होगा, दूसरा जन उसको ही अपोज करेंगे। तो इसलिए हिंदी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बाकी लगभग 41% लोग जो है ना इंडिया में हिंदी बोलते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन मेजोरिटी आबादी जो है ना वो अब 41 है, तो इसका मतलब 59% लोग हिंदी नहीं बोलते। तो मेजोरिटी आबादी कोई एक भाषा नहीं, सारी अलग अलग भाषा बोल रही है, पर मेजोरिटी हिंदी नहीं बोलती इंडिया में। तो हिंदी जो है ना वो सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाई गई है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी जो है ना वो देवनागरी स्क्रिप्ट में थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी यूनियन की, जो आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बाकी इंग्लिश को हिंदी के साथ ही ऑफिशियल पर्पस पे यूज किया जाता है, जैसे कभी कोई बिल बना हो, लॉ बना हो, कोर्ट की कोई रूलिंग हो, कम्युनिकेशन रखनी हो स्टेट और सेंटर के बीच में, तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दोनों यूज हो रही थी। बाकी हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस जिसे हमने रिकॉग्नाइज करा अब तक, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है ना। बाकी स्टेट जो होती है ना उनके पास अपनी खुद की लैंग्वेज हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट जो है ना तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उनका अपना एक अलग रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है तमिलनाडु तमिल यूज करता है, महाराष्ट्र मराठी यूज करता है, पंजाब पंजाबी यूज करता है, तो अपना स्टेट यूज करते हैं, वहां पे उनके स्कूल में वो पढ़ाई जाती है, इवन दिल्ली के स्कूल में बहुत जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इंग्लिश कंटिन्यूज एज एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो अब सोचो ना कि इंग्लिश का क्या यूज है, हिंदी हद से चलो ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो, बढ़िया, लेकिन मेरे भाई क्या हुआ, शुरुआत में इंग्लिश जो थी ना उसको यूज करा सिर्फ 1965 तक, लेकिन बहुत सारे हिंदी स्टेट से जो अपोज करे कि यार क्या कहते हैं आप लोग इंग्लिश को 1965 तक ही क्यों यूज कर रहे हो, हमको नहीं आती हिंदी बोलनी, तो इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखो। तमिलनाडु ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करा था इसके लिए, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम इंग्लिश को कंटिन्यू रखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश को नहीं हटाएंगे। बाकी रिकॉग्निशन जो था शेड्यूल लैंग्वेज का, उसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेज आई 8वें शेड्यूल के अंदर, और गवर्नमेंट ने प्रमोट करा और प्रोटेक्ट करा इन सभी भाषाओं को। कुछ एग्जांपल है आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है ना। चले आगे। बाकी सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे रहे इंडियन फेडरलिज्म, अब जब इंडिया स्टेट और सेंटर कैसे रिलेशन रहे, तो कहता है जो संविधान है ना उसने बिल्कुल देखो पूरा 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन पावर दिखा रखा है, यूनियन के बीच में, स्टेट के बीच में, ठीक है ना, और अभी तो पंचायत भी आ जाता है ना। लेकिन फेडरलिज्म में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पावर शेयर हो रही है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कैसे सरकार रिलेट करती है, कैसे कोऑपरेट करती है दूसरे के साथ, ये भी चीजें मैटर करती है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन कहलाते क्या है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखो ये डिसाइड करते हैं कि एक सेंटर का उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ता है, कैसे वो पावर शेयर कर रहे हैं, कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, कैसे कंफ्लिक्ट दूर कर रहे हैं, कैसे बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो रिलेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे टाइप के रिलेशंस होते हैं। तो पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, जहां पे लॉ बनाने की बात होती है। तो अगर कानून बनाने की बात है, तो अगर कोई भी कानून यूनियन लिस्ट के अंदर आता है तो वो सेंटर बनाएगी, कोई भी कानून, कोई भी एक हमें कानून बनाना है और वो स्टेट की लिस्ट में आता है तो स्टेट बनाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा कानून जो दोनों की लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो वो दोनों ही बनाएंगे, लेकिन सेंट्रल लॉ जो है ना वो प्रिवेल करेगा। अगर कोई कंफ्लिक्ट आया, तो अगर मान लो दोनों ने कानून बनाए, दोनों के इंटरेस्ट के अंदर आते हैं और दोनों में से किसी एक का कानून एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तो कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे सेंटर का प्रिवेल किया जाएगा। एग्जाम्पल डिफेंस, पुलिस, एजुकेशन, ये सारे है ना, तो ये सब अलग अलग टाइप के कानून है, तो स्टेट के होंगे स्टेट लाएगा, सेंट्रल के होंगे तो सेंट्रल लाएगा। तो पहला रिलेशन ये इस टाइप का रिलेशन हो जाता है इनके बीच में। एग्जीक्यूटिव रिलेशन क्या है, मतलब ये तो कानून बनाने के इनके रिलेशन है ना, अब कानून को लागू करने के रिलेशन कैसे हैं, तो इसमें कहा गया कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपने खुद के एक तरीके हैं कानून को लागू करने के लिए।
ठीक है ना। जैसे सेंटर जो है ना डायरेक्शन दे देता है डायरेक्ट स्टेट को कि भाई कभी कभी स्टेट को बोल देता है कि भाई देखो थोड़ा ऐसे काम करो, थोड़ा वैसे काम करो। कुछ मैटर्स होते हैं जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, जहाँ पर सेंटर जो है ना वो टेक ओवर कर सकता है कुछ स्टेट फंक्शंस में, ठीक है ना। तो मतलब ये एग्जीक्यूटिव, तो देखो आपको बस इतना बोलना है कि अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की तो सभी तीनों के पास अपनी अपनी लिस्ट है, अपने अपने तरीके से वो कानून फॉलो कराते हैं। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशन, जो पालन करने वाली बात होती है, तो भाई तीनों अपने अपने अलग तरीके से पालन करवाते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल, तो भाई सब अपना अपना अलग तरीके से टैक्स भरते हैं, जैसे आप SGST CGST IGST भरते हो, अलग अलग तरीके का टैक्स देते हो, कोई सेंट्रल को टैक्स देता है, कोई स्टेट को, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिर ये चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है पास्ट में, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पेशली व्हेन द सेम पार्टी रूल बोथ सेंटर एंड स्टेट। मतलब बहुत लंबे समय तक क्या रहा है, जब सेम पार्टी रूल करती थी सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो स्टेट के पास ज्यादा कंट्रोल होता है और स्टेट के पास थोड़ा कम कंट्रोल होता है। 1990 से पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना, वो कभी कभी क्या करती थी, डिसमिस कर देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। मतलब जैसे मान लो मेरी सेंट्रल में पार्टी है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस की ज्यादातर हुआ करती थी, और किसी स्टेट में अगर सेंट्रल स्टेट लेवल पे कांग्रेस नहीं हुआ करती थी, तो क्या करते थे सेंट्रल वाले, उसको डिसमिस कर देते थे उस सरकार को कि ये ढंग से काम नहीं कर रही है, वो हम आर्टिकल 356 लगा के इसको डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन 1990 के बाद कुछ बदलाव आए। क्या बदलाव आए, फेडरलिज्म को थोड़ी ज्यादा पावर मिली। क्यों फेडरलिज्म, देखो इसका मतलब पहले फेडरलिज्म एक तरीके से फॉलो नहीं हो रहा ना सही से। क्यों, क्योंकि फेडरलिज्म क्या है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सब अपना इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन वहां तो उल्टा सीन देख रहे हैं ना हम क्या देख रहे हैं, 1990 से पहले कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी हटा देती थी अपने आर्टिकल 356 का यूज करके। लेकिन 1990 के बाद ये चीज में बदलाव आया। क्या हुआ, हर इलाकों से अपनी अपनी रीजनल पार्टी उठने लग गई, अपने अपने इलाके से रीजनल पार्टियां उठने लग गई और गठबंधन की सरकार बनने लग गई। यानी कि अब जो सरकार सेंटर में आती थी उसके लिए मुश्किल हो गया सेंटर में अपने आप को पावर बना के देश के अंदर सरकार बनाना। तो इस वजह से स्टेट के अंदर पावर ज्यादा बढ़ी। क्यों, क्योंकि अब जो सरकार है वो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं हो, तो मिलकर सरकार बनी हुई है, तो अकेला पूरे देश पे कैसे राज करेगी। जिस भी इलाके में करेगी उस इलाके में कोई ना कोई गठबंधन सरकार मिला के बना होगा, बोलेगा जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। जैसे कि एग्जाम्पल ये बहुत बार हुआ है पास्ट में, जहां पर रूलिंग पार्टी थी सेंटर के अंदर और वो डिसमिस कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मिसयूज करती थी अपनी पावर का। 1970 की बात बताता हूँ, जब इमरजेंसी एंड हुई, इमरजेंसी जब एंड हुई, इमरजेंसी लगा रखी थी, इससे पहले इमरजेंसी जब खत्म करी, तो एक जनता पार्टी थी वो सेंटर में आई थी और उसने डिसमिस कर दी थी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में। अब सोचो क्या सीन हुआ है, सोचो 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, एक नई पार्टी आती है जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा मैं, एक जनता पार्टी आती है, और जब वो सेंटर में पावर में आई, उसने बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की थी उस सबको डिसमिस कर दिया, क्योंकि अपोजिट पार्टी है ना। लेकिन 1980 में जब वापस से इंदिरा गांधी की कांग्रेस वापस से सेंटर में आई, तो उन्होंने बहुत सारी जनता पार्टी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी स्टेट के अंदर। तो देखो ये बदला हो रहा है ये, तो ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी थी, ठीक है ना। तो ये अभी 1990 के बाद बदलाव आया है, लेकिन पहले लोग 1990 से पहले आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे को हटा देते थे, ठीक है ना। तो 1990 के बाद क्या हुआ ना, कि 1990 के बाद ना ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कोई कानून बदलाव नहीं आया, लेकिन अब तक एक ही पार्टी जीता करती थी बहुत ज्यादा बहुमत से। अब एक टाइम ऐसा आया था कि शुरुआत में कांग्रेस हर बार जीतती थी, फिर एक टाइम आया कि कांग्रेस नहीं जीतती थी, उसे गठबंधन बनाना पड़ता था किसी ना किसी सरकार के साथ। तो जब गठबंधन बनाना पड़ता है आपको किसी सरकार के साथ, तो आपको उसकी भी सुननी पड़ेगी, और आप इतनी जल्दी आराम से अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी सरकार को गिरा नहीं सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट को, समझ रहे हो। तो इसके बाद मेरे भाई जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ना, दैट विल बी डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान रखना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन से पहले मैं आपको सेंट्रलाइजेशन समझाता हूँ, फिर डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो सामने एक सारी तरफ चेयर लगी हुई है और बीच में बिल्कुल हेड बैठा है, जो आपको सारी गाइडेंस देगा, सारी बातें आपको समझाएगा, हर चीज आपको, वो आपको ऑर्डर देगा और आपको उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी है, मतलब ऑर्डर के थ्रू काम करना है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो सारी चीजें आपको खुद से गाइड करेंगे, ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ, आप सबऑर्डिनेट हो उसके, जो भी आपको काम देगा वो आपको फॉलो करना है। आप खुद से अपने डिसीजंस या खुद से उनको कुछ आइडिया नहीं दे सकते कि हाँ सर ऐसा करिए वैसा करिए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट है, जहां पर पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफर बांट दिया जाता है, पैसा बांट दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग जो भी सारी चीजें हैं वो एक अकेली देश की सरकार से छोड़कर बाकी
स्टेट गवर्नमेंट और उससे लोकल गवर्नमेंट में पावर्स को बांट दिया जाता है, और दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर पावर्स आर ट्रांसफर्ड, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, फंड्स एंड डिसीजन मेकिंग ऑल थिंग्स आर ट्रांसफर फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। मकसद यही है कि लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर ग्राउंड लेवल पे बढ़िया डिसीजन देके दो, लोगों के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो आपका मेन मकसद क्या है, देश चलाना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लिए डेवलपमेंट करना, उनके लिए बेहतर डिसीजन, ज्यादा पार्टिसिपेशन और बेहतर जिम्मेदारी होती, इस चीज के लिए काम करना। इंडिया को डिसेंट्रलाइजेशन की खास जरूरत इसलिए थी क्योंकि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, विविधताओं का देश। अब देखो नॉर्थ का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई हो तो वो साउथ में क्या क्या लोगों की नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो नहीं समझ पाएगा, वो वहां की ज्योग्राफी नहीं समझ पाएगा। तो फिर उसके लिए क्या बेहतर है, फिर उसके लिए बेहतर है ना कि वहां का लोकल रूलर उठाओ जो उस पॉइंट्स को रख सके, और फिर जब कभी सब लोगों में आपस में पूरे देश में बैठा हो तो अपनी प्रॉब्लम को बता सके, चीजें समझने में बेहतर हो सके। कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अकेले हैंडल नहीं कर सकती, फिर लोकल की भी जरूरत चाहिए होती है। जैसे आपका गली मोहल्ला है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जाओगे थोड़े ना कि क्या कहते हैं, जो भी आपका सीएम है आप उसके पास थोड़ा ना जाओगे कि जी हमारे गली में पानी नहीं आ रहा, पानी लगवा दो, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप किसके पास जाओगे, अपने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी के पास जाओगे, है ना। वैसा ही लोकल प्रॉब्लम अच्छे से बेहतर तरीके से सुनी जाती है, जैसे पानी, रोड, सैनिटेशन, स्कूल, ये सारी सुविधाएं। और इससे बर्डन जो होता है ना वो भी जो है ना कम होता है, हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है और गहराई ज्यादा बढ़ती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और इसके तहत भैया हमारे दो संविधान में हमने बदलाव करे, एक तो हमारा 73वां बदलाव और एक 74वां बदलाव। 73वां बदलाव भैया पंचायती राज सिस्टम में होगा, 74वां वहीं उसी को शहर में देख लो, लोकल लेवल। देखो समझो, सेंट्रल लेवल सबसे बड़ी गवर्नमेंट, फिर स्टेट लेवल, फिर गांव में अगर हम बात करें तो पंचायत, और शहर में हम बात करें तो अपना नगर निगम, एमसीडी, ठीक है ना। तो 1992 में ये कानून लाया गया और इसको 1993 में फोर्स मतलब एनफोर्स किया गया, लागू किया गया। 73वां जो है ना वो पंचायती राज से था और 74वां जो था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन जो बदलाव लाए इनका मेन फीचर क्या था। तो क्या पहला फीचर तो अब से 2 लेवल की गवर्नमेंट होती थी, अब 3 लेवल की गवर्नमेंट हो जाएगी, डेमोक्रेसी और गहरी हो गई, ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। रेगुलर इलेक्शंस होंगे हर 5 साल में, हर, और अगर मान लो बॉडी डिसॉल्व हो गई, जो भी राज कर रहा है अगर वो एकदम से बंद कर दिया, एकदम से खत्म हो गई, तो अगले 6 महीने में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और फिर इसमें रिजर्वेशन भी रखी थी। सोचो 2023 में जो वुमेन की रिजर्वेशन है वो 1/3 हुई है 2023 में, ठीक है ना, लोकसभा में, विधानसभा में। लेकिन 1992 में तो जो सबसे नीचे लेवल की अपनी गवर्नमेंट है उसके अंदर तो सोचो मेरे भाई 1992 से बदलाव लाने शुरू कर दिए। बहुत सारे स्टेट्स जो थे उनमें 50% SC ST की रिजर्वेशन तो तब से लाने लगी, एरिया के अकॉर्डिंग, वहां पे जितनी आबादी होगी उस हिसाब से उनकी रिजर्वेशन रखी। यानी कि एक जगह पे जहां पर ज्यादातर लोग SC ST लोग रहते हैं, लोअर कास्ट लोग रहते हैं, तो उनको ऑलरेडी वहां पर उनका ज्यादा चांस है कि वहां पे वो एक ऐसा रूलर मतलब ऐसा बंदा खड़ा हो, ऐसा लोकल क्या कहते हैं, लोकल प्लेस से ऐसा बंदा खड़ा हो जो वहां पे उसको रिप्रेजेंट करे उस जगह से, SC ST का बंदा, ठीक है ना। और वुमेन की भी सीट रिजर्वेशन करी है ना। कुछ स्टेट्स में तो OBC की भी रिजर्वेशन रखी गई। और ध्यान रखना जो भी पंचायत के म्युनिसिपल इलेक्शन होल्ड कराती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं करवाती, ध्यान रखना। यानी कि हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया ताकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होल्ड कराए, ठीक है ना। और दूसरा स्टेट फाइनेंस कमीशन रखा जो हर 5 साल में ये ध्यान देते रहेगी कि भैया कैसा पैसा किस में बट रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ध्यान देना इस चीज का। और उसके बाद भैया कुछ सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दिया गया, जैसे 11वां शेड्यूल, 12 शेड्यूल में पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को, यानी कि इनमें बेसिक सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, गांव में जो भी हाउसिंग है, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, गरीबी कैसे बदलें, हेल्थ कैसे बेहतर करें, सैनिटेशन, ये सारी चीजों के पे इंप्रूवमेंट की भैया ये जो गवर्नमेंट है वो इन चीजों पर फोकस करेगी, ठीक है ना। लेकिन क्या डिसेंट्रलाइजेशन पूरे तरीके से इंडिया में वर्क करा, तो इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो आपको कहता है कि लाखों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुने गए, जो लाखों बंदे आए है ना लोकल बॉडी में, जो भी अपने ग्राम पंचायत या फिर जो भी MCD से लोग आए, तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो वुमेन थी, बहुत सारे लोग थे जो SC ST से थे। तो इनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी, जिससे हर देश के हर तरीके का समाज, हर तरीके के वर्ग के लोग आएंगे तो अपना अपना एक बेहतर डिसीजन दे पाएंगे, जिससे देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य थे जैसे केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें तो रियल पावर पता चली है ना, डिवॉल्व रियल पावर, स्टाफ एंड मनी, है ना। तो कुछ तो ऐसे थे जहां पर डिवॉल्व हुआ रियल पावर, है ना, मतलब जो रियल पावर, स्टाफ, मनी, सब चीजें थोड़ी सी बढ़िया हुई, है ना, मतलब वहां पर जो रियल पावर्स थी या फिर जो भी स्टाफ चल रहा था वो सारे सिस्टम थोड़े फर्क पड़ा। चैलेंजेस क्या है मेरे भाई, चैलेंजेस लेकिन ये बहुत सारे में रियल पावर फंड्स और फंक्शनरीज थी ना वो पूरे तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ। जैसे यहाँ तो हमने पढ़ा ना कि रियल पावर जो
थी थोड़े तरीके से बटी लोगों में, स्टाफ चीजें थोड़ी, मनी पैसा तो बराबर से लोगों में बटा, ये सब चीज। लेकिन ये कुछ जगह पे हुआ, हर जगह ऐसा नहीं हुआ। लोकल बॉडी ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करती थी कि भैया जैसे हमें राज्य सरकार से पैसा मिलेगा हम आपकी गली बनवा देंगे, हमको क्या प्रॉब्लम, ये चीजें मिलने लगी, ठीक है ना। कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग इश्यूज फॉर रिप्रेजेंटेटिव, और बहुत सारे ट्रेनिंग इश्यूज भी थे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ठीक है ना। तो क्या हम व्हाई डू वी कॉल इट अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देखो समझो, कह रहा है फिर हम इसे लोकतंत्र वाला डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपने लोकल बंदे को चुन रहे हैं, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक वाला ही डिसेंट्रलाइजेशन है, जहां पावर बांट दी गई है, और ये लोकतंत्र के तरीके से है, क्योंकि अभी भी आप खुद ही इन नेताओं को चुन रहे हो, खुद ही अपना वार्ड काउंसिलर आप चुनोगे, खुद ही अपना अपना ग्राम पंचायत का क्या कहते हैं सरपंच, ये आप खुद चुनते हो वोट दे। आगे बात करें तो बोलता है पार्टिसिपेट थ्रू ग्राम सभा वार्ड कमेटी, जो मैंने आपको बोला, तो इससे क्या होता है ना, वो इंसान जब चुना गया है तो उसको पता है यार मुझे काम करके देना, मैं जिम्मेदार हूँ लोगों के प्रति, नहीं करूंगा तो लोग मुझे फिर मंत्री नेता नहीं बनाएंगे। अगर हम गांव के ऊपर बात करें तो गांव में 3 तरीके का 3 टायर सिस्टम होता है, जैसे पंचायती राज की हम बात करें 3 लेवल होते हैं। सबसे छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, जो एक गांव के होता है, ठीक है ना, एक गांव में ग्राम पंचायत होती है, और अगर ऐसे ही बहुत सारे गांव इकट्ठे कर दोगे तो उसका एक हेड होता है पंचायत समिति, ध्यान रखना है, जैसे ब्लॉक कहा गया इस तरीके से, और ऐसी बहुत सारी समितियों को इकट्ठा कर दोगे तो मेरे भाई जिला परिषद बन जाएगा, जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जिसके अंदर, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत सबसे छोटे लेवल पे, हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और उसके अंदर पंच और सरपंच होते हैं, ठीक है ना। और ग्राम पंचायत का काम क्या है, देखो रोड ध्यान देना, नाली पानी सब चीजें, नाली अच्छे से बह रही है, पानी सब चीजों का ध्यान देना, स्ट्रीट लाइट का ध्यान देना, गली में साफ सुथरा है नहीं है गांव में, है ना, इस तरीके से। और मगनरेगा जैसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना कि भैया देखो किस किस को दिहाड़ी चाहिए, कौन कौन आए, इस तरीके से आओ, ठीक है ना। ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो देखो समझना, ये ग्राम पंचायती, बहुत से लोग इसको रिलेट करते हैं ग्राम सभा से। ग्राम सभा बेटा एक मीटिंग होती है, ठीक है ना, और ग्राम पंचायत तो एक पंचायती सिस्टम है। तो ग्राम सभा तो जनरली मीटिंग हो रही है, किस चीज की मीटिंग हो रही है, जितने भी सारे 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो आपस में बैठ रहे हैं, साल में दो चार बार बैठ जाते हैं आपस में और डिसाइड करते हैं कि गांव, अच्छा बैठक है, बैठक में पूरा पंचायती राज सिस्टम कहला रहा है एक तरीके से। तो ग्राम पंचायत बैठी है और यहाँ पर जो हमारे पंच और सरपंच है जो हमने ऊपर पढ़े, वो सब लोगों से बोलेंगे बताओ क्या क्या हम डेवलपमेंट करें, क्या क्या सब अपनी परेशानी बताएंगे जी, ये इसमें ये बढ़िया करो वो करो। तो ग्राम पंचायत के काम पे भी ध्यान दिया जाता है कि सही से काम करा उन्होंने, पिछली बार नहीं करा है ना, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, हम आर पार देख सकते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या बेहतर कर रही है, ग्राम पंचायत लेवल पे क्या नहीं कर रही है। फिर इसके ऊपर बड़े लेवल पे आती है जहां बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ गांव इकट्ठे होकर आते हैं, वो कहलाता है पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक लेवल कहते हैं, ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जनरली कुछ नहीं करती, सारे अलग अलग गांव के साथ मिलकर काम करती है। फिर इसके ऊपर बड़े लेवल पे आ जाता है जिला परिषद, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट पंचायत होता है बेटा, ध्यान समझना, सबसे बड़ी पंचायत यही है, ठीक है ना, सबसे छोटी ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत मेरे भाई, इसके ऊपर आता है आपका पंचायत समिति, और फिर सबसे ऊपर जिला परिषद, ठीक है ना। और इसके अंदर जितने भी पंचायत समिति है ना छोटी छोटी, उन सबको हम कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर कौन से मेंबर चुने जाते हैं, तो देखो मेंबर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, या फिर कुछ एमएलए एमपी भी हो सकते हैं इसके अंदर। बाकी जनरली ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब सुनते हो ना, उनके साथ मिलकर ये गांव में विकास करते हैं। बाकी अगर इसकी बात करें बेटा तो ये 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बदलाव के तहत आया है, ठीक है ना, 1993 में से लागू किया गया था। और पंचायती राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, इन ट्राइबल एरियाज में ये नहीं, क्या कहते हैं, इन जगहों पे ये पंचायती राज सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता। बाकी आगे चलते हैं इसके बाद। अगर हम शहर के अंदर बात करें तो मेरे भाई शहर में 1993 में आया गया था, ठीक है ना, वही सेम 1992 बट 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, और ठीक है ना, इसको इस तरीके से लागू किया गया था। बाकी इसके अंदर सेल्फ गवर्नेंस है, मतलब इसके अंदर देखो जनरली वो गांव के लेवल पे था, यहाँ थोड़े शहर और थोड़ा कस्बों टाइप इलाका जहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट ज्यादा है, उस तरफ ये म्युनिसिपैलिटीज चलती है। इनका काम भी सेम है, कूड़ा करकट, पानी, स्ट्रीट लाइट, स्लम, इन सब पे देखभाल करना, सारी चीजों को ठीक करना। अगर देखो बहुत ही ज्यादा छोटा गांव शहर टाइप है, बहुत ज्यादा छोटा है, जहाँ आबादी बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे नगर पंचायत होती है, ठीक है ना, ट्रांजिशनल एरिया जिसे कहा जाता है, जो गांव से थोड़ा शहर शहर नजर आता है, पर थोड़ा सा गांव ही समझ लो, पर है शहर। म्युनिसिपल काउंसिल कहलाती है, जैसे हम नगर पालिका कहते हैं, यहाँ पर 20 लाख के आसपास लोग रहते हैं, वो उससे थोड़े ज्यादा, तो मीडियम टाउन सिटीज है ना। फिर एक आता है मेरे भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े शहर में फॉलो होता है, बड़े शहर में जनरली जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम चलती है। बाकी इसमें कुछ नहीं होता, जो इनका हेड होता है वो मेयर, चेयरपर्सन कहलाता है, और हर एक एक इलाकों से जो चुना जाता है मेरे भाई, उसको इलेक्टेड एरिया लीडर्स या काउंसिलर या कॉर्पोरेटर कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर हम सिटीज की बात करें तो शहर में, जैसे गांव में तो अलग अलग ग्राम पंचायत बट रही थी अलग अलग गांव के हिसाब से, वहां पे यहाँ पे इलाके जो है ना पूरे गांव पे, जैसे पूरा दिल्ली है, तो दिल्ली में आप देखोगे जैसे दिल्ली में करोल बाग एक पूरी क्या कहते हैं एक सब, मतलब वो है
एक पूरा क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इस तरीके से अगर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटे तो इसके अंदर 3 वार्ड आ जाते हैं, ठीक है, देवनगर, उसके बाद करोल बाग, उसके बाद पहाड़गंज, है ना। और अगर हम इसको लोकसभा विधानसभा के हिसाब से बात करें, एमएलए की सीट के हिसाब से बात करें, तो पूरी सिर्फ एक ही सीट है ये, लेकिन इसके अंदर वार्ड 3 आ जाते हैं। बाकी शहरों में वार्ड्स में बांटा जाता है, ठीक है ना, और हर एक एक वार्ड से काउंसिलर या कॉर्पोरेटर बंदा जीतता है, और ऐसे ही सारे जो भी जीतते हैं उनकी एक मेन पार्टी का बड़ा बंदा मेयर कहलाता है। मेयर जो है बड़े शहरों में चेयरपर्सन होता है, यूजुअली काउंसिलर के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली स्टेट के द्वारा भी। जिम्मेदारियां देखो वही है, पानी ध्यान देना, है ना, कूड़ा करकट रोड साफ करना, शहरों में विकास करना, डिस्पेंसरी खुलवाना, वैक्सीनेशन देना लोगों को, सारी। हर 5 साल में लोगों को चुना जाता है, इसमें भी 1/3 सीट वुमेन के लिए आरक्षित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। SC ST की भी जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलती है, उतने उस हिसाब से उनके प्रतिनिधित्व या नेता खड़े हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पैसा कहाँ से मिलता है, तो टैक्स से मिल सकता है, सरकार का भी कोई चंदा अंदा दे दे या कोई स्कीम्स दे दे इस तरीके से, या कोई फीस है ना, जैसे बिल्डिंग परमिट आप दे रहे हो किसी को, पार्किंग के लिए, लाइसेंसिंग शॉप, ये सब चीजों के लिए आप पैसा लेते हो। मेरे भाइयों हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो एक टॉपिक और समझाना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है ना। फेडरलिज्म में एक टॉपिक हो रहा है बेटा, इसमें ध्यान रखना है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ये ब्राजील वाला टॉपिक है, इसको मैं जस्ट आपको नॉर्मली समझा देता हूँ, क्योंकि इससे कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएंगे, ऐसे प्रॉपरली तो आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। तो देखो, सिटी थी ब्राजील के अंदर पोर्तो एलेग्रे, ठीक है ना, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब यहाँ क्या सीन हुआ, अपना एक सिस्टम चल रहा है बढ़िया सा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक एक्सपेरिमेंट करा जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब कंबाइंड करा, डिसेंट्रलाइजेशन और पावर बांट दी और उसको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ मिला दिया। जिससे हुआ क्या, इन्होंने क्या करा ना, आम जनताओं को पता क्या बोला, शहर के लेवल पे तो आप लोग आओ, इकट्ठे हो और इस क्या कहते हैं शहर का विकास करने के लिए डिसीजन लो। बहुत सारे लोकल लेवल पे लोग आए, अपने अपने सुझाव दिए कि हमारी गली में ये होना चाहिए, हमारी गली में होना चाहिए। लगभग 13 लाख लोग थे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट करा बजट बनाने में अपने खुद के शहरों के लिए, और सिटी को बहुत सारे सेक्टरों में, वार्ड्स में हमने डिवाइड करा। तो ये जो पूरा आप MCD वाला सीन अभी देख के आए ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, वो ब्राजील में हुआ था, ठीक है ना, जहां पर हर इंसान किसी भी एरिया से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने जो भी इश्यूज हैं, अपने शहर में कैसे डेवलपमेंट लानी है, उस सब चीजों पे लगभग 20,000 लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था डिसीजन में हर साल। तो वो सारी बातें बताई गई है, इसको थोड़ा पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है केस स्टडी में, पिछले साल आ रखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है जी।